हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन स्टार्ट करेंगे जो एनिमल हस्बेंड्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अपन ये वीडियो रहने वाला है कृषि प्रवेशक की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर रहेगा। तो कृषि प्रवेशक की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसके साथ ही पशु परिचर की तैयारी कर रहा है या अपन बात करें डब्ल्यूओ या एओ या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जितनी भी एग्जाम में वगैरह होती है जिसके अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री पूछी जाती है उनके रिगार्डिंग आज का वीडियो रहने वाले हैं और काफ़ी शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आज का विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से सही सुमेलित है, यानी कि आपको बताना है कि एक तरफ तो आपके पास में क्या दी गई है, आपकी जो आपके पशु हैं वो दिए गए हैं और एक तरफ उनका मांस दिया गया है। तो आपको सुमेलित यानी कि जो सही सुमेलित है उसका चयन करना है। तो क्या बकरी के मांस को मटन कहा जाता है, भेड़ के मांस को च्यवन कहा जाता है, या मुर्गी के मांस को पोर्क कहा जाता है, या गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता ही होगा क्योंकि अपन ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगर गाय के मांस की बात करें तो क्या कहते हैं अपन, बीफ कहते हैं। अगर बात करें बकरी के मांस को क्या कहा जाता है, च्यवन कहा जाता है। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है, मटन कहा जाता है। तो ये आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि बकरी के मांस को तो च्यवन कहा जाएगा और भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। बात करें मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है ना, चिकन कहा जाता है। और पोर्क किसके मांस को कहा जाता है, ये आपके सुअर के मांस को कहा जाता है। सुअर के मांस को क्या कहा जाता है, पोर्क कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को सभी ऑप्शन समझ में आए होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने कि जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ जन्म लेती है, यानी कि अगर कोई जुड़वा बच्चे हो रहे हैं जिसमें कि एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ में जन्म लेती है तो बांझ मादा यानी कि जो मादा होगी वो क्या होगी, बांझ होगी। तो उसे अपन क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं अपन, इम्पोर्टेंसिया कांडिडी कहते हैं, फ्रीमार्टिन कहते हैं, रिंग्स कहते हैं, व्हाइट हीपर बीमारी कहते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो अगर जब एक साथ नर व मादा बछड़े पैदा होते हैं और उसमें जो मादा बछड़ी होती है वो बांझ होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, फ्री मार्टिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है कि माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना क्या कहलाता है। तो ये अपन काफ़ी बार सोल्व कर चुके हैं। तो माँ से बछड़े को अगर अलग रख के अगर अपन पालन पोषण कर रहे हैं तो उसे अपन विनिंग कहते हैं, सकलिंग कहते हैं, नकलिंग कहते हैं, या कोई नहीं कहते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता ही होगा और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी करना है कि इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। तो हम बात करें कि इसके राइट आंसर की, तो जो माँ से बछड़े को अलग रखकर पाला जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, विनिंग कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो साथ रखकर पाला जाता है उसे सकलिंग कहा जाता है। साथ रखकर पालने को क्या कहते हैं अपन, सकलिंग कहते हैं। और जो अलग रखकर पाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, विनिंग कहा जाता है। बात करें नकलिंग, ये क्या है, दूध निकालने की एक विधि है जो कि दोषपूर्ण विधि होती है। चलिए अपन आई होप आप लोगों को तीनों आंसर समझ में आए होंगे, तीनों ऑप्शंस वगैरह भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि जो माँ से बछड़े को अलग रखकर पाला जाता है उसे अपन विनिंग कहते हैं और अगर बछड़े को माँ के साथ में रखकर पाला जाता है उसे अपन सकलिंग कहते हैं। नकलिंग एक दूध निकालने की विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। अगर संतति के उत्पादन के आधार पर अगर सांड की श्रेष्ठता का आकलन करेंगे तो किसके द्वारा किया जाएगा, जो आपका दूध अभिलेख होता है उसके द्वारा किया जाएगा, वंशावली अभिलेख के द्वारा किया जाएगा, सांड सूचकांक के द्वारा किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर अपन बात करें कि संतति के उत्पादन के आधार पर यानी कि जो कोई भी सांड है तो वो उसकी संतति देकर अगर अपन पता लगाए कि हाँ वो श्रेष्ठ है कि नहीं है, क्योंकि ये सिलेक्शन की वीडियो के अंतर्गत भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। अगर वीडियो कंप्लीट नहीं देखा है तो आप वीडियो भी जाके देख सकते हो। तो अपन बात करें कि आपके संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके सांड सूचकांक के द्वारा किया जाता है। वंशावली अभिलेख है वो आपका किसके लिए यूज किया जाता है, जो छोटे बच्चों का, ये अपन बात करें कि छोटे उम्र के पशुओं का चयन करने के लिए अपन यूज करते हैं और दूध अभिलेख आपका होता ही नहीं है। चलिए बात करें कि आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। दूध अभिलेख सामान्यतः जो दूध का रिकॉर्ड रखा जाता है उससे रिगार्डिंग होता है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। आयु ज्ञात करने वाले टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। इसका थ्योरेटिकल वीडियो भी कंप्लीट अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। बात करें प्री मोलर टीथ की संख्या कितनी होती है, तो प्री मोलर टीथ की 4 जोड़ी होती है, 6 जोड़ी होती है, 7 जोड़ी होती है, या 3 जोड़ी होती है।
तो प्रीमोलर टीथ की मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले जबड़े में भी 3 होते हैं, नीचे वाले जबड़े में भी 3 होते हैं, यानी कि 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे, इंटू अपन क्या करते हैं 2 से करते हैं, तो 6 जोड़ी क्या हो जाती है इनकी, क्या संख्या हो जाती है। अगर जोड़ी की अपन बात करेंगे तो 6 हो जाती है, अगर संख्या की बात करेंगे तो 2 से गुणा करने पर कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि प्रीमोलर टीथ है वो 6 जोड़ी पाए जाते हैं, और अगर संख्या की बात की जाए तो 12 संख्या में होते हैं, और मोलर भी आपके यही संख्या के अंतर्गत पाए जाते हैं। 4 की बात करें तो अपन 4 के किसके दांत पाए जाते हैं आपके, जो आपके क्या बोलते हैं उसे, इनसाइजर टीथ, यानी कि जो कर्तनक दांत होते हैं उनकी जोड़ी पाई जाती है, 4 जोड़ी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है कि ऊँट से संबंधित आपको ऐसे समझना है कि 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार आपके जो 20वीं पशु गणना के आपके डाटा कब आए थे, 2019 में आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की कुल संख्या कितनी थी, तो 2.13 लाख थी, 0.25 लाख थी, 19 लाख थी या 13.9 लाख थी। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भाई साहब 20वीं पशु गणना जो कि 2019 के अनुसार अगर राजस्थान में ऊँटों की कुल संख्या की बात की जाएगी तो वो आपके 2.13 लाख हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी शानदार दिया गया है, चारे में फाइबर की मात्रा पाई जाती है। तो आपका चारा होता है, चारे के अंदर एक तो टीडीएन होता है ना, और एक क्या होता है, फाइबर होता है। तो टीडीएन की मात्रा पूछी नहीं गई है इसमें, चारे के अंतर्गत फाइबर की मात्रा पूछी गई है। तो वो 15% होती है, 16% होती है, 10% होती है या 18% से अधिक होती है। अगर अपन इसकी बात करें कि चारे के अंतर्गत जब फाइबर की बात की जाएगी कि फाइबर की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो वो आपकी 18% से अधिक पाई जाती है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तम पशु चयन की सही विधि कौन सी है। कि आपको पशु सिलेक्शन करना है, पशु सिलेक्शन का वीडियो अपने कंप्लीट डाला हुआ है, जिससे भी आप आसानी से समझ सकते हो कि आप कि कौन कौन सी विधियाँ होती है और कैसे आप उसका चयन कर सकते हो। तो आपको पता लगाना है कि उत्तम पशु चयन की सही विधि कौन सी है। तो पशुओं को देखकर चयन करोगे, उसके उत्पादन को देखकर चयन करोगे, या पशु की गुणांक तालिका होती है उसके द्वारा चयन करोगे, या संतति परीक्षण के द्वारा चयन करोगे। तो मैंने आपको बताया था कि अपन फिजिकल कंडीशन के द्वारा भी अपन चयन कर सकते हैं, उसके उत्पादन का भी एक पैरामीटर्स रखा जाता है, उसके द्वारा भी अपन क्या करते हैं, चयन करते हैं। पशु की पशु गणनांक तालिका होती है उसके द्वारा भी किया जाता है, और संतति परीक्षण जो छोटे बच्चे वगैरह होते हैं, पशु छोटे होते हैं उनका चयन करते हैं, उसके लिए संतति परीक्षण के द्वारा यूज किया जाता है। सॉरी, संतति परीक्षण का आपके क्या है, नर सांड, यानी कि सांड का सिलेक्शन के लिए अपन यूज करते हैं, और जो वंशावली होती है वो छोटे पशुओं का चयन के लिए यूज की जाती है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि उत्तम पशु के चयन के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, पशु गुणांक तालिका यूज में ली जाती है। उस तालिका के आधार पर अपन क्या करते हैं, पशु का चयन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी शानदार क्वेश्चन, गुणांक तालिका विधि, यानी कि जो मैंने आपको पहले बता दिया कि गुणांक तालिका विधि है, उसके अंतर्गत आपके 50 से 75 अंक वाले पशु को रखा जाता है। इसके अंतर्गत अलग अलग कैटेगरीज भी बताई थी मैंने आपको कि 0 से 50, 50 से 75, 75 से 100। तो किस कैटेगरी के अंतर्गत, या फिर जो कौन सी विधि के अंतर्गत अपन कितने थे क्या क्या मानते हैं कि कौन सा पशु उत्कृष्ट है, कौन सा सर्वोत्तम है, कौन सा साधारण है, या फिर कौन सा निकृष्ट है। तो ये पूरी चीज़ अपन ने वीडियो के माध्यम से चर्चा की हुई है। तो अपन बात करें कि अगर कोई गुणांक तालिका की विधि से अपन पशु का चयन कर रहे हैं और उसमें पशु को अगर 50 से 75 अंक मिल रहा है, तो कौन से जो आपका वो आता है टर्मिनोलॉजी जिसके अंतर्गत रखते हैं कि साधारण होता है वो पशु, उत्कृष्ट होता है, सर्वोत्तम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अपन बात करें कि ऐसे पशु को उत्कृष्ट माना जाता है ना, उत्कृष्ट माना जाता है। सर्वोत्तम के अंतर्गत 75 से 100 के अंतर्गत आएगा। अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें साधारण, जो 50 से कम होते हैं या 50 होता है उसका साधारण पशु माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी शानदार क्वेश्चन कि ग्रूमिंग होता है। तो ग्रूमिंग किसे कहते हैं, जो पशुओं के त्वचा को साफ करना उसे ग्रूमिंग कहते हैं। दूध निकालने की प्रक्रिया को ग्रूमिंग कहा जाता है, या पशु का चयन करना ग्रूमिंग कहलाता है, या पशु को गिराना ग्रूमिंग कहलाता है। तो बात करें कि अपन की ग्रूमिंग किसे कहते हैं, तो अगर बात करें कि त्वचा को साफ करना ही आपका क्या कहलाता है, ग्रूमिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। दूध निकालना क्या कहलाता है आपका, मिल्किंग कहलाती है। दूध निकालना क्या कहलाती है आपकी, मिल्किंग कहलाती है। पशु का चयन करना वो अलग अलग विधियाँ होती है। पशुओं को गिराना वो क्या कहलाती है आपकी, कास्टिंग।
कास्टिंग, कास्टिंग क्या कहलाती है? आपको पशुओं को गिराना। कास्टिंग क्या कहलाएगी? आपकी पशुओं को गिराना कहलाएगी। त्वचा को साफ करना ग्रूमिंग कहलाएगी। दूध निकालना मिल्किंग कहलाएगी। और पशुओं को चयन करने की अलग अलग विधियां होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, काफी शानदार क्वेश्चन, कि जसवंत पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना है कि जो जसवंत पशु मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। तो भरतपुर में, नौहर के अंतर्गत, जयपुर में या नागौर के अंतर्गत? तो अगर मैं आपको राइट आंसर की अपन बात करें कि जसवंत पशु मेला है वो आपका भरतपुर के अंतर्गत बढ़ता है। नौहर की जब बात की जाएगी तो गोगामेड़ी, गोगामेड़ी के अंतर्गत जो गोगा जी के नाम से या गोगामेड़ी पशु मेला भरा जाता है वो नौहर के आसपास भरा जाता है। बात करें जयपुर के अंतर्गत गधों का मेला लगता है, वो कहाँ पे? लूणियावास के अंतर्गत लगता है। और जयपुर में भी कहाँ पे? ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत पड़ता है। बात करें नागौर के अंतर्गत, आपके नागौर के अंतर्गत जो आपका बलदेव पशु मेला है वो नागौर के अंतर्गत लगता है। इसके अलावा अपन बात करें वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर, वो भी नागौर में लगता है। तो इनका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पशु मेलों से एक क्वेश्चन 100% आपके पूछा या जाता ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफी शानदार क्वेश्चन है, गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना कहलाता है। तो अगर गर्भित कोई भेड़ है उसको अतिरिक्त आहार देते हैं, क्योंकि गर्भित अपन आहार के कंप्लीट वीडियो डाले हुए हैं, आपके 3 वीडियो के माध्यम से समझाया हुआ है कि कौन कौन से आहार कब कब देने चाहिए और कितनी मात्रा में देने चाहिए। तो अगर बात करें गर्भित भेड़ के जो अतिरिक्त आहार देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे डॉकिंग कहते हैं, फल्सिंग कहते हैं, स्टमिंग कहते हैं या डिपकिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आई होप आप सभी लोगों को बताया होगा कि अगर बात करें कि गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है? आपका फल्सिंग कहलाती है। अगर भेड़ की बात की जाएगी तो फल्सिंग कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। बात करें डॉगिंग क्या कहलाती है? तो आपकी पूंछ काटने की, है ना। डॉकिंग किसे कहते हैं? अपन जो भेड़ के अंतर्गत जो पूंछ काटते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं। ये कई बार क्या हो कुत्तों में भी कर ली जाती है। बात करें कि स्टमिंग अपाहार, स्टमिंग गाय व भैंस को, जो गाय व भैंस गर्भित होती है तब उनको अतिरिक्त आहार दिया जाता है, उसे स्टमिंग अपाहार कहा जाता है। अगर डिपकिंग की बात की तो जो आपकी जो मुर्गियाँ वगैरह होती है तो एक दूसरे को चोंच से मारकर घायल कर देती है, तो उस वजह से अपन उसकी चोंच को काटते हैं, उसे अब क्या कहते हैं? डिबकिंग कहा जाता है। तो आई होप आपको सभी टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। तो गर्भित भेड़ के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज में लेंगे? फल्सिंग लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये काफी बार पूछा जाता है, हर बार हर एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। बात करें पशुओं की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अगर पशुओं में आयु ज्ञात करना है तो उसकी सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? शरीर देखकर होती है, खुर देखकर होती है, सींग द्वारा होती है या दांतों के द्वारा होती है? तो अगर अपन बात करें कि पशुओं की आयु ज्ञात करना है तो उसके लिए सर्वोत्तम विधि होती है, वो कौन सी होती है? आपकी शारीरिक दशा देखकर होगी, खुर देखकर होगी, सींगों के द्वारा होती है या दांतों के द्वारा होती है? अपन सामान्यतः मोटा मोटा आइडिया सभी के द्वारा लगाते हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है वो दांतों के द्वारा होती है, जिसके अंतर्गत जो मेनली इंसाइजर दांत होते हैं यानी कि कर्तनक दांत होते हैं उनके द्वारा आपके एज का डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है? काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए बात करें कि पशुओं में सींग पर छल्ला किस आयु में निकलता है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन काफी बार सोल्व कर चुके हैं, आई होप आपको मैंने वीडियो के माध्यम से भी काफी अच्छे से समझाया है। तो अपन बात करें कि पशुओं में सींग पर छल्ला किस आयु में निकलता है। तो ये बात कर रहा है कि पहला छल्ला कब निकलता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहला छल्ला निकलता है वो 2 वर्ष में निकलता है, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में या 5 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो पहला छल्ला निकलेगा वो 3 वर्ष की आयु में निकलेगा। कितने वर्ष की आयु में? 3 वर्ष की आयु में निकलेगा। और जो आगे वाले छल्ले होंगे यानी कि 3 वर्ष की आयु में पहला छल्ला निकलेगा, दूसरा छल्ला निकलेगा वो 4 वर्ष, यानी कि फिर हर प्रत्येक साल एक एक छल्ला निकलता रहेगा। इसका फॉर्मूला भी बताया था कि मैंने छल्लों के द्वारा अपना आयु ज्ञात करनी है, तो 2 प्लस छल्लों की संख्या इसके द्वारा आप आयु भी ज्ञात कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है? काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए बात करें कि भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो अभी बीच के अंतर्गत क्या था? आपके दूसरा स्थान हो गया था, लेकिन फिर वापस आपके पहला स्थान हो गया था। अभी जिस हिसाब से डेटा है उस हिसाब से आपका पहला स्थान ही आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का दूध उत्पादन में पहला स्थान है। और जैसे ही एग्जाम के पास में आएंगे फिर कुछ नया डेटा आता है तो फिर मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा इनके डेटा में जितना भी उक चुक होता है वो। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि यही क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंतर्गत अभी 2023 वाली में आया था, जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन क्या हुआ? फिर डिलीट हो गया था, क्योंकि पहले आपका दूसरा नंबर पे था और फिर जैसे एग्जाम हुआ उस टाइम पे आपके पहले नंबर पे आ गया था और फिर बाद में वापस दूसरे नंबर पे आ गया था। तो इस वजह से ये कंफ्यूजन वाला था, इस वजह से नहीं हुआ, लेकिन जैसे करंट डाटा आएंगे मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और बताना है कि आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।